सपोज करो कि आपको चाइल्डहुड से ही प्रिविलेज राइट मिला हुआ है, या आपको सोसाइटी को सर्व करने का राइट मिला हुआ है, चाहे नेशन को सर्व करने का राइट मिला हुआ है। तो उस राइट को जब आप 20 और 25 की एज में आओ तो उस राइट को धीरे धीरे कम कर दिया जाए या उसको छीन लिया जाए, तो आप कैसा फील करोगे? जब किसी भी इंसान का कैरियर 20 की एज में, 25 की एज में स्टार्ट होता है। लुई 16 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उसने 4 अगस्त 1789 को फ्यूडरल सिस्टम को खत्म किया था तो वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी चल रहा था। उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर को भी डिवाइड कर दिया गया फ्रांस में। ऐसा क्या हुआ जब नेशनल असेंबली ने लुई 16 को बुलेटिन से लटकाने का आदेश दे दिया? हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आर रफी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत मेहनत करने के बाद से फाइनली फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन ही गया। देखो, आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओगे ना तो फाइनली उसमें आप सफलता हासिल कर ही लोगे। फ्रांस के भी लोग बहुत दिनों से पड़े हुए थे, फाइनली फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन ही गया। अब यहाँ पे नेशनल असेंबली की बारी आती है। नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाकर तैयार किया और उसने मोनार्ची के पावर को लिमिट में रखा और जितना भी पावर है उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया। जैसे कि लेजिस्लेटिव को कुछ पावर दिया, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव को भी पावर दिया जो उस कानून को लागू करने का काम करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और जुडिशियरी लॉ एंड जस्टिस का काम करती है। मतलब उस कानून को सही से पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को भी नेशनल असेंबली ने पावर दिया। इस तरह से इन पावर को डिवाइड कर दिया। अब 1791 में ही, यहाँ देख रहे हो, 1791 में ही संविधान ने नेशनल असेंबली को अब यहाँ पे वोटिंग कराने का भी जिम्मा सौंपा कि बेटा अब फ्रांस में वोटिंग कराओ। तो वोटिंग कराने से पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड में चलते हैं। सबसे पहले अब ज़मीनी स्तर पे आते हैं। फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ 80 लाख थी, 28 मिलियन। और वहाँ पे एक्टिव सिटीजन, ये पूरे एक्टिव सिटीजन हैं, उसमें से टोटल पॉपुलेशन में 4 मिलियन लोगों के पास ही वोटिंग राइट देने का अधिकार था। नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग वोट वही दे सकता है जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, जो अपने 30 दिन के काम का 3 दिन का भत्ता भरता हो। नहीं समझ में आया? जैसे ऐसा समझो, अगर कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक काम कर रहा है तो 30 दिन के 3 दिन कमाई का, अपने 3 दिन कमाई का टैक्स भरता हो सरकार को, वही वोट दे सकता है। और जिसकी एज 25 साल से ज़्यादा हो वही वोट दे सकता है। तो यहाँ पे वोट देने का अब काम किया गया। इलेक्टर को चूज़ किया गया, जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सोशली और इकोनॉमिकली रूप से स्ट्रॉन्ग थे उन्हीं को चूज़ किया गया। एक्टिव सिटीजन 2 करोड़ 80 लाख, जो वोटर थे वोट देने का जिनके पास राइट था वो थे 4 मिलियन, और टोटल इलेक्टर्स थे, मतलब कि निर्वाचक थे, वो 50,000 थे। अब एक्टिव 4 मिलियन लोग 50,000 को चूज करते थे। अब 50,000 लोग नेशनल असेंबली में जो मेंबर थे 745 उनको चूज करती थी, और नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी मिनिस्टर को और राजा को भी कंट्रोल करती थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राजा के पास वीटो पावर था, मतलब राजा की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा, जो भी काम होगा उसमें राजा का भी कंट्रीब्यूशन होगा। एक्टिव सिटीजन 4 मिलियन पीपल जज को भी चूज करने का काम करते थे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन हुआ। अब यहाँ देखो कि लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अलग अलग फंडामेंटल राइट्स भी मिले हुए थे। दैट मीन्स कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट मैन एंड सिटीजन, घोषणा किया गया आपको संविधान के अकॉर्डिंग ये राइट दिया जा रहा है, ये फंडामेंटल राइट दिया जा रहा है। जैसे कि राइट टू लाइफ, आपको जीने का अधिकार दिया जा रहा है। आप फ्रांस में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी जी सकते हो, कहीं भी बढ़िया से खा पी सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार दिया गया फ्रांस में। ये नहीं कि कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप समझो कि अपना जो कंट्री है, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया इज़ द फास्टेस्ट बर्बादी कंट्री इन द वर्ल्ड। नहीं समझ में आया? समझो ऐसा। देखो, हमारा जो कंट्री है वो दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, लेकिन हमारी जो यूथ है वो सबसे फास्टेस्ट बर्बादी वाली ट्रैक पे चल रही है, अलग अलग ट्रैक पे जा रही है। क्यों? सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत उपयोग हो रहा है हमारे देश में, और इसको कौन हैंडल कर रहा है? तो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं लोग, वो लोग हैंडल कर रहे हैं।
मतलब यहाँ पे अब इनोवेशन का काम ज़्यादा नहीं हो रहा है। देखो, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं अब ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम से कुछ नहीं होने वाला बेटा, ये एजुकेशन सिस्टम से ही बड़े बड़े सेक्रेटरी बने, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लोग बने हैं, बड़े जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है उसको लड़के निकालते हैं। आपसे नहीं निकला तो छोड़ दो, आप इसको क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है आपके मेंटालिटी में गड़बड़ है। आप इस एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज मत करो, ब्लेम मत करो। ये एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ये एजुकेशन सिस्टम रोड पे बैठे हुए छपरी लोग नहीं बनाए हैं। ये एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़े बड़े सेक्रेटरी बनाते हैं, बड़े बड़े आईएएस अफसर मिलकर इसको तैयार करते हैं। छोटे मोटे लोग तैयार नहीं करते कि कोई भी आया और इस एजुकेशन सिस्टम को तैयार करके चला गया। जिस प्लेटफॉर्म से आप भोग रहे हो उस प्लेटफॉर्म को बनाने वाला इसी एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन लेकर और वहाँ गया है और इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। तो आप ये मत देखो कि ये एजुकेशन सिस्टम खराब है, बल्कि ये देखो कि ये एजुकेशन सिस्टम से कितने लोग ऊपर गए हैं। थोड़ा सा लोग मार्केट में फेमस हो जा रहे हैं, अजीबो-गरीब मोटिवेशनल स्पीकर दे रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये ऐसे मत करो, आपको जो करना है वो करो। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल लेकर चल रहे हो उसको लेकर चलो, किसी के बहकावे में मत आओ, नहीं तो ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को घटाएगा। क्योंकि आप बचपन से ठान के बैठे हो कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और थोड़े मोड़े किसी के इन्फ्लुएंस कर देने से आप अपना ट्रैक चेंज कर लेते हो। इसका मतलब हुआ कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को घटा रहे हो। इसका मतलब हो रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपके लाइफ में जो एम्बिशन है वो स्ट्रांग नहीं है। कोई भी थोड़ा सा हवा आया और आप उधर मुड़ गए। देखो, समय के अनुसार चेंज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी चेंज ना हो कि कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति आता है आपको इन्फ्लुएंस कर देता है, आप डिविएट हो जाते हो। ऐसी गलती मत करो। अगर ऐसी गलती कर रहे हो तो समझ लो आपको ही लॉस होगा, क्योंकि आप 20 साल से लेकर आए हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस अफसर बनना है, मुझे बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, मुझे बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, और थोड़ा सा कोई आपको डिविएट कर देता है, आप उधर से डिविएट हो जाते हो। आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है, आप उधर से डिविएट हो जाते हो। गलती मत करो, अपने आप को बचाओ। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, लोगों को अपना अपना ओपिनियन देने का भी राइट मिला हुआ था। जैसे कि आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर को, चाहे पब्लिक सेक्टर को। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जब भी कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो गलती करता है तो उसका न्याय कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अकॉर्डिंग ही वो होगा। उसको गरीब है तो ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा या उसको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा, और जो अमीर है उसको कम क्रिटिसाइज किया जाएगा या उसको कम प्रताड़ित किया जाएगा। नहीं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वली रूप से न्याय किया जाएगा। तो ये फंडामेंटल लोगों को राइट मिले हुए थे फ्रांस में। अब हम लोग फ्रांस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि लुईस 16 ने संविधान पे सिग्नेचर कर दिया था और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख चल रहा था। उसने पर्सिया के राजा से अंदर ही अंदर बात कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था, और आसपास के जितने भी कंट्री थे वो फ्रांस में हो रहे बदलावों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि यार फ्रांस में अगर ये सब चेंजिंग हो रहा है तो इसका इफेक्ट हमारे देश में ना पड़ जाए। इसके लिए उन लोगों ने योजना बनाई फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये बात पता चल गई नेशनल असेंबली को पता चलने के बाद से उसने अप्रैल 1792 में पर्सिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध करा दिया। अब युद्ध होने से क्या फ़ायदा हुआ, तो देखो, युद्ध कराया गया किंग और एरिस्टोक्रेसी के बीच में, और ये हो रहा था यूरोप में। यहाँ युद्ध होने से बहुत मेजॉरिटी में युद्ध को शामिल किया गया, जितने भी फ्रांस के युद्ध थे उनको शामिल कर लिया गया। शामिल हो रहे थे तो इसके लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए था उनको, ताकि वो देश प्रेम के लिए या देश हित के लिए वो युद्ध में सेना में शामिल हो सके, और शामिल होने के बाद से उस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर सके और उस लड़ाई को सफल बना सके। इसके लिए एक पोएट थे, रोजेट नाम के एक पोएट थे, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस गीत लिखा था। वो दिल को टच करने वाला गीत था, मार्सिले नाम का एक गीत था। उसको जितने भी सैनिक थे वो गा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, गा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और ये मार्सिले नाम के जो गीत है वो आगे चल के फ्रांस की राष्ट्रगीत बनी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को बात समझ में आ रही है। और जो इलेक्टेड असेंबली था उसको कन्वेंशन असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। अब मान लो, मानना नहीं है, इसको सही से समझना है
कि जितने भी यूथ थे वो चले गए सेना में। अब घर पे बची क्या, महिलाएं, जो छोटे छोटे काम करने वाले यूथ थे वो बच गए, जैसे कि पावरोटी बनाने वाला, जूता सिलने वाला, मेवा बेचने वाला, कपड़ा सिलाई करने वाला, छोटे छोटे वर्ग के लोग थे। उन लोगों ने मिलकर एक क्लब की स्थापना किया, एक क्लब बनाए, जैकोबिन क्लब। और वहाँ पे वो लोग सरकार के पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। सरकार की जितने भी पॉलिसी अभी तक लागू हुए हैं उसके रिलेटेड वो लोग डिस्कस कर रहे थे। ये लोग परेशान इसलिए थे क्योंकि 1791 में नेशनल असेंबली सिर्फ रिच पीपल के लिए काम करती थी, और ये लोग सोच रहे थे कि बेटा ऐसा ही रहेगा तो हम लोग किस बात के जिंदा रहेंगे फ्रांस में। तब उन लोगों ने एक जैकोबिन क्लब बनाया। जैकोबिन क्लब समझ रहे हो ना, जैसे कि हम लोग के तरफ कहाँ पे ये सब क्लब होता है, तो किसी चाय के दुकान पे, किसी पान वाले के दुकान पे, या किसी स्कूल में भी देखते हो होता है डिस्कशन, या किसी चौराहे पर डिस्कशन होता है कि इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है, इस गवर्नमेंट ने ये काम किया है, इसको ऐसे वोट देंगे, इसको इस बार हटा देंगे, इसको यहाँ से उठा कर वहाँ रखेंगे। तो इस तरह से डिस्कशन चल रहा होता है। डैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटेड डिस्कशन चल रहा होता है। यही सब चल रहा था जैकोबिन क्लब में। जैकोबिन क्लब में लोगों का पहनावा भी कुछ अजीब तरह का था, लाल टोपी, लाल पैजामा और हाफ पैंट पहनकर लोग वहाँ पे आते थे। 1792 में हुआ क्या कि टैक्स बढ़ गया और खाने पीने की जो सामान है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। इसको देखते हुए लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। 10 अगस्त को राजा पे हमला कर दिया। राजा के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो उसको मार गया है। राजा को पकड़ कर ले जाके जेल में ठूस दिया। राजा को पेश किया गया जुडिशियरी में, अदालत में पेश किया गया, और देशद्रोह के मामले से पहले हम लोग आते हैं मोनार्ची को ख़त्म किया गया। 21 सितंबर 1792 में जो फ्रांस की मोनार्ची है उसको ख़त्म कर दिया गया, और यहाँ पर एक रिपब्लिक कंट्री को एस्टैब्लिश किया, मैंने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। अब रिपब्लिक कंट्री क्या होती है, तो वहाँ पे लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद से लुईस 16 को कोर्ट में शामिल किया गया, और उसके जितने भी काम हुए थे, माने टैक्स बढ़ाने से लेकर, दूसरे कंट्री से गुप्त बात करने से लेकर, और लोगों को अत्याचार करने से लेकर जितने भी काम हुए थे उसको इकट्ठा किया गया, और जुडिशियरी ने उसको देशद्रोह के मुकदमा ठोक कर फांसी की सज़ा सुनाई। और उसके बाद से उसको 21 जून 1793 में उसको फांसी की सज़ा देकर मार दिया गया, और यहाँ से होती है मोनार्ची की समाप्ति, और फ्रांस में रिपब्लिक की एस्टैब्लिशमेंट होती है, रिपब्लिक की घोषणा होती है। अब यहाँ पे हर कोई वोट दे सकता है, बच्चे नहीं दे सकते हैं, 21 साल की उम्र के ही लोग देंगे, माने 21 साल से ज़्यादा जिसका उम्र है उन्हीं को वोट देने का राइट है। तो यहाँ पे फ्रांस में बहुत सारा चेंजिंग हुआ। अब देखो, जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो था रॉबespierre। बाद में चलकर वो अपना अब स्ट्रिक्ट पॉलिसी यूज़ करने लगा। उसको भी बाद में क्या किया गया, उसको भी देशद्रोह के मुकदमा ठोक कर उसको भी फांसी की सज़ा सुनाया गया, और बुलेटिन से लटका कर उसको भी मार दिया गया। इन सभी में महिलाओं की क्या हिस्सेदारी थी, इस रिवोल्यूशन से उन लोगों को क्या लॉस हुआ था, क्या हानि हुआ था, क्या वो चाहती थी इस रिवोल्यूशन में। तो देखो, सब वर्गों के लिए कुछ ना कुछ हुआ। महिलाएं चाहती थी कि उनको एजुकेशन मिले, उनको राइट टू इक्वालिटी मिले, उनको समाज में सही अधिकार मिले, माने इक्वली राइट मिले। महिलाएं चाहती थी कि हम लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करें, हम लोग भी जाकर किसी प्राइवेट में काम करें, हम लोग भी जाकर कहीं ना कहीं काम करें। उनका डिमांड यही था कि हम लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। फाइनली उन लोगों का भी बात माना गया, और उन लोगों को भी इक्वली ट्रीट किया गया, उन लोगों को भी इक्वली राइट दिया गया, उन लोगों को भी इक्वली एजुकेशन दिया गया। और बाद में चलकर 1946 में हमारे देश जब इंडिपेंडेंस हुआ था उसके 1 साल पहले उन लोगों को वोट देने का राइट मिला। धीरे धीरे फ्रांस की स्थिति सुधर रही थी, और फाइनली फ्रांस में सेंसरशिप को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब हर अखबार वाला अपने मर्जी से जो छापना है वो छाप सकता है। लोग किताब छाप सकते हैं, सामान इधर से उधर ले जाके बेच सकते हैं, और जो भी काम है वो कर सकते हैं। यहीं पे फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाली नीति को अपनाया गया। जैसे कि अपना जो प्रेम्बल है उसमें भी ऐड किया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फ्रांस से ही लिया गया। और फ्रांस में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ये लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। तो जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कहीं ना कहीं से लिया गया है, जोड़ा गया है, कहीं से लिया गया है, जोड़ा गया।
स्लेवरी सिस्टम को भी धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया फ्रांस में। तो ये रहा फ्रांस के रिलेटेड, जितने फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था उसके रिलेटेड बातें। सिंपल सी इसको एक वर्ड में समझो तो ऐसे आप देखो, फ्रांस में मोनार्ची को ख़त्म किया गया। मोनार्ची को ख़त्म करने के पीछे कारण यही था कि मोनार्ची माने राजा था वो अपने हिसाब से काम कर रहा था, और ख़त्म करने के बाद से उसको फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया ताकि लोगों के हाथ में पावर आ जाए मिनिस्टर को चूज करने का। माने जो भी गवर्नमेंट आए वो लोगों के लिए काम करे, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी राजा या कोई भी मंत्री अपने हिसाब से काम ना करे। तो इसका मेन मोटो था कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एस्टेब्लिश किया जाए ताकि हर कोई एक इक्वली रूप से रह सके, जी सके, और यहीं से डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में शुरुआत होती है, रिपब्लिक की शुरुआत होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू वेरी मच।